वेलकम स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th में अर्धचालक टॉपिक में ट्रांजिस्टर नाम का अध्याय पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का अध्ययन किया। अब हम इसके दूसरा प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो ट्रांजिस्टर का प्रकार में भाग नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो परिपथ व्यवस्था पीएनपी ट्रांजिस्टर में थी, सेम वैसी ही परिपथ व्यवस्था एनपीएन ट्रांजिस्टर में होगी, जहाँ पीएनपी में होल चालक इलेक्ट्रॉन और होल होते थे। यहाँ पर चालक इलेक्ट्रॉन, होल और क्वार्टर होंगे। बाकी संपूर्ण परिपथीय व्यवस्था और क्रियाविधि में ये परिवर्तन करके यदि हम उसमें पुनः लिख दें तो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो वन बाय वन करके हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसके नाम के अनुसार इसका संकेत होगा इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ हमने पी एन पी था, आपके बाद एन पी एन हो जाएगा। या इसे हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। इसको हम उत्सर्जक कहते हैं, इसको आधार और इसको संग्राहक। नाम प्रणाली में कोई अंतर नहीं है। इसको उत्सर्जक को ई से प्रदर्शित करते थे, इसको बी से प्रदर्शित करते थे और इसको सी से प्रदर्शित करते थे। सेम उसी प्रकार इसको भी ई, बी और सी से प्रदर्शित करेंगे। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, जिस प्रकार हमने पीएन ट्रांजिस्टर की परिभाषा लिखी है, सेम उसी प्रकार इसकी लिखेंगे। पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को एन प्रकार के दो अर्धचालक की मोटी परतों द्वारा दबाकर बनाया जाता है। वहाँ पहले था जिसका हमने उल्टा लिख दिया। तो आपको पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को एन प्रकार के अर्धचालकों की मोटी परत द्वारा दबाकर बनाया जाता है। जिसमें P को आधार, वहाँ पर हम N को आधार कहते थे, यहाँ पर P बीच में होने से P को आधार कहेंगे। जिसमें P को आधार
कोमा पी के बाईं और n प्रकार को उत्सर्जक, जिसे हम ई से लिखते हैं, तथा n प्रकार के तथा p प्रकार के दाईं ओर n प्रकार को संग्राहक कहते हैं। तो ये इसका संकेत और बनाने का तरीका हुआ। अब हम इसकी परिपथ व्यवस्था और कार्यविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस में रटने पर कम जोर देना चाहिए और सब्जेक्ट को एक दूसरे से संबंधित करने या उसे कोरिलेट करने का अधिक प्रयास करना चाहिए, तो आपकी ये समझदारी को बढ़ा सकता है। तो NPN ट्रांजिस्टर की परिपथीय व्यवस्था देखेंगे। ये वाला भाग आपका N है, ये वाला भाग P है और ये वाला भाग N है। हम जानते हैं कि P में कोटर या होल होते हैं, जबकि N में चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी वही व्यवस्था होगी, इस N में भी चालक इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके N भाग को हम ऋण सिरे से संयोजित करेंगे और धन भाग को P सिरे से संयोजित करेंगे। ये आपका उत्सर्जक E, ये आधार B और ये संग्राहक C। फिर P को ऋण सिरे द्वारा N से संयोजित करेंगे। यहाँ पर ये चालक इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे संग्राहक की ओर, और ये भी संग्राहक की ओर गति करेंगे। पहले वाले ट्रांजिस्टर में होल गति कर रहे थे, इस वाले ट्रांजिस्टर में चालक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। पिछले वाले ट्रांजिस्टर में यहाँ पर चालक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे थे, इस वाले में होल इधर गति करेंगे। कुछ होल गति करके इसमें आ जाएंगे
और कुछ इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करने का प्रयास करेंगे अथवा कुछ इलेक्ट्रॉन होल से उदासीन हो जाएंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल कर इसका परिपथीय चित्र को हम लिख सकते हैं। चित्र अनुसार परिपथीय व्यवस्था तैयार करते हैं। यहाँ पर जो Np जिसको हम उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं, उसे हम अग्रवोइस के रूप में या अग्र अभिनत के रूप में जोड़ते हैं। इसके अलावा जो आधार संग्राहक संधि है उसको हम पश्य वोइस या पश्य अभिनीत या उत्क्रम अभिनीत में जोड़ते हैं। इसका दूसरा डायग्राम हम चाहें तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। माइनस प्लस ये आपका बेस, ये संग्राहक और ये उत्सर्जक। तो आप ये डायग्राम बनाए तो भी ठीक है और ये वाला बनाए तो भी ठीक है, दोनों की परिपथीय व्यवस्था सेम है। परिपथीय व्यवस्था में लिखेंगे उत्सर्जक आधार संधि को अग्रवोइस में जोड़ते हैं या संयोजित करते हैं। उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है। जिसके कारण अवश्य परत पतली होती है, जिससे आवेश वाहकों के मार्ग में न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसके साथ ही आधार संग्राहक संधि को आधार संग्राहक संधि को पश्य अभिनत
में संयोजित करते हैं, जिसके कारण अवश्य परत की मोटाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवेश वाहकों में अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा पी ट्रांजिस्टर की परिपथीय व्यवस्था और एन ट्रांजिस्टर परिपथीय व्यवस्था एक समान है, तो इसे बार बार रटने की जरूरत नहीं है। आप इसे सहसंबंधित कर सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी क्रियाविधि। उत्सर्जक आधार संधि में उत्सर्जक आधार संधि में उत्सर्जक के चालक इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हुए संग्राहक बिंदु C पर पहुंचते हैं। संग्राहक बिंदु C पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के बीच में लगभग 2% चालक इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटरों से क्रिया करके संयोग करके उदासीन हो जाते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन संग्राहक C पर पहुंचते हैं, जिसके कारण बैटरी B2 के धन ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकलकर
उदासीन कर देता है। जिससे संग्राहक C पर संग्राहक धारा IC प्राप्त होती है, जिससे संग्राहक C से संग्राहक धारा IC संग्राहक धारा IC प्राप्त होती है। आधार में कोटरों की कमी को पूरा करने के लिए संधि का या संधि के समीप कोई सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। जिसके कारण इसके कारण आधार B से आधार धारा IB प्राप्त होती है। फिर उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी B1 के ऋण सिरे से ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकलकर पूरा करता है, जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त होती है।
विद्यार्थियों, चित्र से साफ स्पष्ट है कि एक छोटी सी गलती मैंने कर दी थी। ये ICIC 2 बार लिख दिया था, यहाँ IE आएगा। चित्रानुसार यहाँ पर भी जो उत्सर्जक धारा IE है वो आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC के योग के बराबर है। विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। धन्यवाद।